हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हर टॉपिक मिलेगा क्लियर, क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आज हम, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ही ली होगी, उसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया था कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स किस किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम पढ़ेंगे कि इसमें हम कौन कौन से एक्ट्स हैं, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी वो कौन कौन से एक्ट्स लेकर आई थी। ये कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, देन सेकेंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, देन थर्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन 33 एंड सो ऑन। आज की हम इस वीडियो में ये सभी के सभी चैप्टर्स, सभी के सभी एक्ट्स कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि पायनियर कौन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट की जिसने शुरुआत की थी, ही वॉज M.N. रॉय। M.N. रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी 1934 में। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम इन एक्ट्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्ट्स किस बेसिस पे और किस तरीके से बने हैं। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट्स ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था वो बेसिकली कंपनी रूल आया था कि जो कंपनी थी उसके अंदर काफ़ी करप्शंस हो रहे थे, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। ये बेसिकली इन्हांस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। तो अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रिटिश कंपनी के बैकग्राउंड में भी जाएं तो ये आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, और उसके बाद से 1769 में कंपनी ट्रेड करती थी, ट्रेडिंग फंक्शंस दीवानी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पर वो देखती थी। ये सारी की सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, हम स्पेसिफिक रहेंगे इन एक्ट्स पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी वो आई थी गवर्नर की पोस्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक पोस्ट है जो पोस्ट बनाई गई थी। इस पोस्ट के अंदर उन्होंने क्रिएट किए थे एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी। तो और अगर हम सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल देखें जो बना था वो कौन बना था? वो बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके अलावा इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बना था, और जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फंक्शनिंग में कब आया था तो 1774 में वो फंक्शनिंग में आया था। उसके अलावा इन्होंने प्रोहिबिट किया था सर्वेंट्स, जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में या किसी भी तरीके के इन सब कामों में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक ये एक्ट स्पेसिफिकली लेके आया गया था। इसके अलावा इसी एक्ट के थ्रू हमने स्ट्रेंथन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द कंपनी। किस तरीके से किया था? हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक बॉडी बनाई थी जो कि बेसिकली गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, और उसी के बिहाफ पे ये एक्ट आया था। उसके बाद तो इसमें स्पेसिफिकली जो आपको ध्यान रखना है वो क्या क्या है? सबसे मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई थी। इसके अंदर 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये तो आपको ज़रूरी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आता है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1774 से फंक्शन होना शुरू हुआ था। प्राइवेट ट्रेड जो है वो कंपनी के मेंबर्स को अलाउड नहीं होता था, और उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी कंपनी को देखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसी एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ
सेटलमेंट। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं आए थे, ये एक तरीके से जो 1773 का एक्ट आया था उसी को अमेंड किया था। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो सब ऑर्डिनेट्स थे, किसके सब ऑर्डिनेट्स थे, सब ऑर्डिनेट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये किसको दे दी थी, ये जो बंगाल का गवर्नर बना था उसी को दे दी गई थी। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सब ऑर्डिनेट्स बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ब्रिटिश इंडिया ने अपने पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिए थे। तो आप जैसे जैसे आप यहाँ देखते जा रहे होगे, हर एक्ट के अंदर आप देखते जाओगे कि इन्होंने किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इस तरीके की भी चीज़ें शुरू की थी। तो सबसे पहला जो इन्होंने यहाँ पे जो काम किया था वो क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज करने की सेंट्रलाइज करने की प्रोसेस शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने उसकी मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया था, उसकी जो मोनोपोली थी वो एबॉलिश कर दी गई थी, एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के। किस किस को छोड़ के, एक तो चाइना को छोड़ के कि चाइना के साथ अगर उन्हें ट्रेड करना है तो वो एबॉलिश नहीं किया था, और दूसरी जो चीज़ थी टी, बाकी सब चीज़ों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो एबॉलिश कर दी गई थी। उसके अलावा सेकेंड चीज़ जो इसके अंदर अलाउ की गई थी दैट इज़ क्रिश्चियनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भी अलाउ किया गया था कि आप आइए क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाइए और अपना एजुकेशन सिस्टम चलाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ जो है किसके लिए, एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए थे। देन एक और चीज़ थी दैट इज़ ब्रिटिश सिटीजन्स को सेटलमेंट राइट्स भी दिए गए थे, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर के मैंने 3 आपको बताए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया गया था कि वो इम्पोज भी कर सकती है और पनिश भी कर सकती है टैक्सेस के लिए। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि लोकल गवर्नमेंट के पास आपको राइट्स मिले थे कि वो इम्पोज कर सकती है और पनिश भी कर सकती है, किस चीज़ के लिए, टैक्सेस के लिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज द एक्ट जिसके अंडर क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कहाँ बनाई थी, अभी अभी हमने देखा ये सिटीजन कंपनीज एक्ट 1773 के अंडर बनाई गई थी। तो इस पोस्ट को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और इसी को सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दे दी गई थी। ठीक है, सेकेंड तो अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इंडिया जो बना था वो था विलियम बेंटिक। उसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो पूरा का पूरा सिस्टम था कि जो अभी हमने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सारी की सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की एबॉलिश कर दी थी एक्सेप्ट चाइना एंड टी। यहाँ पे वो जो चाइना और टी के साथ उनको स्पेसिफिक राइट्स मिले थे उनको भी एबॉलिश कर दिया गया था, और पूरे तरीके से जो सारी की सारी कमर्शियल बॉडी की तरह जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई थी। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज एक्ट जहाँ पे कि जो उनकी कमर्शियल बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कमर्शियल बॉडी की तरह जो भी फंक्शन वो कर रही थी वो सब खत्म कर दिए थे और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की तरह ही वो काम कर रहे थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इन्होंने अटेम्प्ट किया था, दे वर नॉट बिगेन सक्सेसफुल, ध्यान रखेंगे, दे अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो दे अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए।
तो यहाँ लेकिन जो इन्होंने अटेम्प्ट भले ही किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी इसका नेगलेक्ट किया गया था, काफ़ी इसके खिलाफ आवाज़ें हो गई थी, जिसकी वजह से कि इसको लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट एक्ट में हालांकि आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये जो सिस्टम है सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसको पूरे तरीके से शुरू कर दिया गया था। तो आइए समझते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ। सबसे पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, जो भी इनके फंक्शंस थे गवर्नर जनरल के, वो सेपरेट कर दिए गए थे। ओके, इससे पहले तक वो क्या कर रहे थे, सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे रहे थे, लेकिन यहाँ पहली बार इन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग किया। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल, 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी इन्होंने, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते थे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसको जनरली बोला जाता था। अब आप जो हमने अभी पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि वो ओपन सिस्टम उन्होंने अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे क्या कर दिया गया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था उस ओपन कंपटीशन सिस्टम को सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। और इन्होंने अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी का नाम था मैक्यूले कमेटी। मैक्यूले कमेटी बेसिकली ये कमेटी थी किस पे, सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो कि अपॉइंट की गई थी 1854 में, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इन्होंने बाकी फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी, फर्स्ट टाइम क्या क्या हुआ था, लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था, जो कि कहाँ से थे, एक थे मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1857 का हमारा रिवोल्ट हो जाता है और उसके बाद हमारा 1858 में सारी की सारी पावर्स ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है क्राउन के अंडर ले लेती है। तो यहाँ तक हमने जो गवर्नर जनरल और ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन सब कुछ इन्होंने करना शुरू किया। तो आइए नेक्स्ट अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी एक्ट को हम और किस नाम से बोलते हैं, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जो अभी तक हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, सबसे पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गए थे, 1833 में। तो उसके बाद यहाँ पे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ये हट करके अब किस में कन्वर्ट हो जा रही है, ये कन्वर्ट हो जा रही है वायसरॉय में। अब से इंडिया में जो भी आएंगे रूल करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, वायसरॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी अभी तक ये डबल सिस्टम चल रहा था, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी ये सब चल रहे थे, इन सारे के सारे जो भी सिस्टम है इनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके अलावा इसमें एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया था, विच इज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके लिए, इंडिया के लिए। लेकिन इसकी क्या बात थी कि ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, एंड ही वाज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहाँ पर थी उसको बेसिकली रिपोर्ट करता था और ये वहीं ब्रिटिश में ही रहता था। और इसी को हेल्प करने के लिए बेसिकली एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ
इंडिया बॉडी भी इस्टेब्लिश करी गई थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि ये तो इंडिया में रह नहीं रहे हैं तो इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है ये बेसिकली किस चीज़ पे ये कन्फाइन रहता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो थी उसको ठीक किया था। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नवंबर 1858 में जो क्वीन थी उन्होंने इलाहाबाद में एक क्वीन प्रोक्लेमेशन भी दिया था। हालांकि इसके बारे में आप डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये किस लिए हुआ था। ये सब हुआ इसलिए था क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो रिवॉल्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश को परेशान कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू कुछ चेंजेस किए थे। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से क्या हुआ, यहाँ पे बिगनिंग शुरू हुई थी किस चीज़ की, इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। किस चीज़ की, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो अब इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करने लगे थे। तो इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कि वॉइसरॉय जो है वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा किस पे, नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसरॉय अभी हमने देखा था बना था, उन्होंने किसने को 3 मेंबर्स जो थे, 3 इंडियंस जो थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था। कौन कौन थे, सबसे पहले थे हमारे राजा ऑफ बनारस। ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सेकेंड इज महाराजा ऑफ पटियाला एंड थर्ड इज सर दिनकर राव। ठीक है, यहाँ से ही हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी वो भी स्टार्ट कर दी गई थी। कौन सी प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुछ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी थी। कौन कौन से प्रोविजंस के लिए, बंगाल के लिए बनाई गई थी, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस के लिए बनाई गई थी और पंजाब के लिए बनाई गई थी। इन्हीं को बेसिकली इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी आगे बोला जाएगा। उसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम। व्हाट वाज दैट, पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि इन्होंने 1861 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, इस सिस्टम के अंदर मेंबर ऑफ वाइसराइज काउंसिल जो है 1 और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लगा दिया जाता था और उसके बाद उसके पास वो अथॉरिटी होती थी कि वो जो भी फाइनल ऑर्डर्स हैं उस डिपार्टमेंट के मैटर के वो ले सकता है। जैसे अभी हमारा मिनिस्टर वाला सिस्टम है, अगर हम आज से रिलेट करें तो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन मिनिस्टर एक बना देती है, उसको अथॉरिटी दे देती है और उसके बाद वो सारी की सारी पावर्स ले पाता है। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा एक और छोटी मोटी चीज़ें थी एंड दैट इज़ जैसे कि ऑर्डिनेंस जो है इशू करने की पावर वाइसराय को इसी एक्ट के थ्रू मिली थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब यहाँ पे एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और भी ज़्यादा चेंजेस वो लोग करने लगे थे। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे अभी हमने आपने जो पीछे देखा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे जहाँ पे वो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स। जो भी ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इनके नंबर को इंक्रीज कर दिया था, सेंटर में भी और प्रोविजनल में भी। पर जो मेजॉरिटी थी वो अभी भी ऑफिशियल्स के पास ही थी। ऑफिशियल्स वर इन मेजॉरिटी, ना कि नॉन ऑफिशियल्स, क्योंकि नॉन ऑफिशियल्स में इंडियंस आने लगे थे लेकिन ऑफिशियल्स में तो अभी भी ब्रिटिशर्स ही थे, तो इसलिए मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल्स की ही रहती थी। उसके अलावा क्या पॉइंट्स है अगर हम देखें तो इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसके फंक्शंस को कुछ इंक्रीज किया और उनको क्या क्या पावर दी, उनको
डिस्कशन कि तुम बजट को डिस्कस कर सकते हो, ये पावर भी दी थी। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर तुमको लग रहा है तो वो तुम एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो, ये भी उन्होंने अलाउ किया था। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कि कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी जा सकते हैं, इस चीज़ की भी पावर यहाँ पर दी गई थी। तो दिस एक्ट बेसिकली अगर हम शॉर्ट में देखें तो दिस एक्ट लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शंस। तो इसने अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि लिमिटेड एज वेल एज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्टली यहाँ पे कहीं भी इलेक्शंस की बात नहीं कही गई थी, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो 1892 के एक्ट के थ्रू लेके आए थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कोई इलेक्शन वर्ड जो है वो इन्होंने यूज़ किया था, तो इन्होंने ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया था। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो नॉमिनेट करने लगे थे मेंबर्स को, यहाँ पर ये जो है ये इनडायरेक्ट प्रोसेस एक तरीके से कही जा सकती है। नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसको और किस नाम से जानते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बात करेंगे तो जो लॉर्ड मिंटो थे, ये इसी एक्ट की वजह से फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी रहते हैं। तो उसके अलावा, और इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्यों बोला जाता है? इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, जिसको कि किसके अंडर आया था? सेपरेट इलेक्टोरेट का इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर क्या होता था सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर? इसके अंदर मुस्लिम मेंबर्स थे, दे वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। तो मतलब अगर कोई मुस्लिम मेंबर इलेक्ट हो रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी एक्ट को लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एक्ट के नाम से भी कई बार जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस कॉरपोरेशंस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ज़मींदार के लिए भी प्रोवाइड की थी। पर बेसिकली इन्होंने सबसे मेन जो था, जो इन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम यहाँ से शुरू किया था, उसके थ्रू जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी उसको ये माना जाता है कि ब्रेक करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था। बाकी हम बात करें तो इसमें भी आगे और जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारी, उसमें इंक्रीज़ कर दिया था इसका साइज़ वापस से। तो जो कहाँ पे? दोनों ही जगह, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। ठीक है। जो काउंसिल मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको 16 थे, अब कितना बना दिया गया? 60 बना दिया गया था। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल थे उसके भी मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए थे, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं थे। लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो सेंटर के पास ही थी। मेजॉरिटी अभी तक भी आप देख सकते हैं कि किसके पास है? सेंटर के पास है, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो प्रोविंसेस में हैं, सेंटर में तो अभी भी ब्रिटिश ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी वो सेंटर के पास ही रखते थे। हाउएवर, जैसे कि आपने पिछले एक्ट में देखा था, इंडियन एक्ट ऑफ 1892 में, कि उनको डिस्कस करने की बजट और एक क्वेश्चन पूछने की परमिशन ग्रांट की गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पर कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और भी पूछने की परमिशन मिल गई थी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें छोटी मोटी, जैसे वो रिजोल्यूशन बजट पे अगर उनको लग रहा है कि कोई रिजोल्यूशन पास करना है तो वो भी वो अब कर सकते थे। फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू और क्या चीज़ हमें देखने को मिली थी? एसोसिएशंस ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा पा रहे थे। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये अभी तक यहाँ पे कौन था? यहाँ पे अभी तक सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। तो फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी इधर जाने को मिला था। और सबसे पहला इंडियन जिन्होंने ये वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको अटेंड किया था, इसको ज्वाइन किया था, वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नाम एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो कौन से एक्ट के थ्रू?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू, और सबसे पहले मेंबर जो ज्वाइन कर रहे थे इसको कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया था। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बेसिकली इन्होंने चेंज किया था। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट्स जो है सबसे पहले यहाँ पर अब थोड़े थोड़े चेंज होने लगे थे। इन्होंने फर्दर क्या किया था? इन्होंने डिवाइड कर दिया था किसको? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को किस में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में क्या होता था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे ये बेसिकली एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर के द्वारा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव जो हमारी काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह है, लेकिन जो रिजर्व टॉपिक्स हैं इसमें ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव को आंसरेबल नहीं थी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने रिजर्व में रख दिया था। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड इफ वी विल से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो इन्होंने ये पूरा का पूरा बना दिया था, इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता था? इस सिस्टम को जाना जाता था डायरकी के नाम से। ठीक है, अ टर्म विच यू कैन से डिराइव, कहाँ से डिराइव की गई थी? ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई थी, पर इतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन आपको जो ध्यान रखना है कि डायरकी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में शुरू हुआ था। इसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म में क्या होता है? बाईकैमरलिज्म में होता है कि आपको इंडियन लेजिस्लेटिव जो है वो रिप्लेस कर दी गई थी, उसके अंदर अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई थी। जैसे अब हमारा राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ इंडिया 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस भी फर्स्ट टाइम यहीं पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, उसके अलावा जो इन्होंने क्या कहते हैं पिछले उसमें वो दिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को और उसके अलावा सिक्स को, इन सब में और फर्दर इंक्रीज कर दिए थे। उसके अलावा इन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी थी कि 3 आउट ऑफ इस 6 में से जो 6 मेंबर थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, हमने पीछे देखे थे, उसमें से 3 मेंबर्स जो हैं दे हैव टू बी इंडियन। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक नया ऑफिस भी इस एक्ट के थ्रू बनाया था। कौन सा? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और ये कहाँ पे बनाया गया था? ये लंदन में बनाया गया था। ठीक है, एंड इसको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं जो पहले सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया के पास थे वो इसको अब दे दिए गए थे। उसके अलावा एक पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इसके अंदर बनाया गया था। ठीक है, प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट्स के साथ, प्रोविंशियल बजट्स और सेंट्रल बजट्स सेपरेट कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसी एक्ट के थ्रू ये बोला गया था, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी 10 साल बाद, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया था और उसके बाद काफ़ी इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, तो इस वजह से इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। सो आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट इज, बस अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वी जस्ट हैव 2 more एक्ट्स। वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड देन द लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।
तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इसमें एक चीज़ आई थी विच इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिट की तरह लाने की बात की गई थी। रेजिडेंसी पावर्स वायसराय को ही दी जानी थी, लेकिन ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन थी कि फेडरेशन के अंदर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको ज्वाइन करना है। तो प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, इस वजह से ये कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो जो अभी हमने देखा, इन्होंने पीछे डायरकी अलाउ करी थी, किसमें डायरकी इस्टेब्लिश करी थी जो प्रोविंसेस में, वो अब एबॉलिश कर दी और उसकी जगह पर इन्होंने ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये अलाउ कर दी थी। और उसके अलावा ये जो डायरकी प्रोविंसेस में इन्होंने मना कर दी थी, सेंटर में इन्होंने अलाउ कर दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायरकी प्रोविंसेस में 1919 के थ्रू आई थी, लेकिन 35 में इसको एबॉलिश कर दिया गया वहाँ से और सेंटर्स को अलाउ किया था। उसके अलावा जो बाइकैमरलिज्म था वो 11 प्रोविंसेस जो हमारी टोटल थी उसमें से 6 में बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया गया था। कॉम्युनल प्रोविंसेस इसमें भी आगे अलाउ किए गए थे। उसके अलावा इसमें एबॉलिश भी किया गया था। क्या एबॉलिश कर दिया गया था? काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बनाई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सबसे पहले जो बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि इस्टेब्लिश किया गया था किस किस को? फेडरल कोर्ट को। फेडरल कोर्ट कौन से ईयर में? 1937 में। उसके अलावा यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो हमारा अभी भी चल रहा है, उसको भी इस्टेब्लिश इसी एक्ट के थ्रू किया गया था। उसके अलावा इन्होंने जो फ्रेंचाइजेस हैं उसको एक्सटेंड किया था। इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अलाउ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद आया था हमारा द लास्ट विच इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके अंदर स्पेसिफिकली जो भी हमारा ब्रिटिश रूल था वो पूरे तरीके से एंड हो गया था। यहाँ पे ब्रिटिश रूल पूरे तरीके से एंड हो गया था और इंडिया को एक सॉवरन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट अनाउंस कर दिया गया था। कब से? 15 अगस्त 1947 से। उसके अलावा जो भी बचे हुए ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि वायसराय का ऑफिस था, वो भी यहाँ से एबॉलिश हो गया। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को पावर मिल गई कि अब आगे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएंगी। तो अब इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या बना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके कुछ कुछ PYQs हैं जो कि आई थिंक हम अभी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो मैं एक सेशन आपके लिए और लेके आऊँगी जिसमें हम इसके PYQs करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू सो मच।